जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समझ उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसके विषय में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि बहुत ज़्यादा व्याख्या न करते हुए जो उसके मुख्य बिंदु हैं जिस पे ज़्यादा उस केस में फोकस की गई है उन बिंदुओं को मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। यदि मेरी स्पीड थोड़ा सा अधिक होगी तो आप लोग पास कर करके उसको देख लीजिएगा, केस ला नोट कर लीजिएगा और अपने गूगल पे या कोई भी माध्यम जो भी होगा आपके पास इंटरनेट का या कोई मैनुअली माध्यम होगा उसके तहत आप लोग उस केस का अध्ययन कर सकते हैं। विषय पे आने से पहले मेरा पुनः निवेदन है वही पुराना वाला कि अभी तक मेरे इस चैनल को जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। आते हैं विषय पर। ये इकबाल अहमद बनाम डीडीसी देवरिया 2005 का मामला है। इसमें गढ़ई के बारे में बताया गया है कि गढ़ई के रूप में अभिलिखित भूमि कटक में आवंटन कार्रवाई के लिए चकबंदी योजना का भाग नहीं हो सकती। तो ये गढ़ई के संबंध में इसमें ये व्याख्या किया गया है। अब दो केस और बहुत महत्वपूर्ण है, एक अतर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1969 का और दूसरा मुख्तार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इसमें जो बातें कही गई हैं वो ये बताई गई हैं कि चकबंदी योजना का उद्देश्य क्या होता है। तो अतर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया है कि चकबंदी का तात्पर्य कई भूखंडों या भूखंड के भाग जो गांव के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं का समायोजन करने से है। तो ये इसका उद्देश्य है चकबंदी का, जो कि अतर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया है। यही बात वशिष्ठ सिंह बनाम डीडीसी मिर्जापुर 2003 के मामले में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन चकबंदी का उद्देश्य बिखरे हुए भूखंडों के स्थान पर जोतदारों को एक ही स्थान पर संहत क्षेत्र का आवंटन करना है जिससे कि बड़े पैमाने पर अन्य सहायक लाभों सहित खेती संभव हो सके। तो ये बात है। अब एक केस और है राम निरंजन बनाम भवानी प्रसाद व अन्य, ये 1974 का है। ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य बताता है। इस केस में भी कहा गया चकबंदी का तात्पर्य किसी कटक में विभिन्न जोतदारों के मध्य ऐसी रीति से जोतों की ऐसी पुनर्व्यवस्था से है ताकि उनके अपने जोतों को अधिक समेकित संहत किया जा सके। चूंकि इसमें जितने भी केस हैं सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन केस इम्पॉर्टेंट है वो वशिष्ठ सिंह बनाम डीडीसी मिर्जापुर का और एक अतर सिंह वाला जो मैंने बताया था अतर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। अब एक और केस है त्रिलोकनाथ बनाम राम गोपाल, ये 1974 का ही मामला है लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें कहा गया कि ईंट बनाने के प्रयोजन से जो भूमि का उपयोग किया जाता है क्या वो चकबंदी के अधीन जो भूमि की परिभाषा दी गई है वो आता है कि नहीं आता है। तो इसमें कहा गया कि जहां विवादित भूमि का ईंटें निर्मित करने के प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा था वहां ऐसा क्षेत्र भूमि की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होता और इसलिए चकबंदी न्यायालय को उसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णय करने का अधिकारता नहीं होती है। तो ये बात इन सब केसों में कहा गया है। अब आगे चलते हैं। मंगल सिंह बनाम क्षेत्रीय उप संचालक चकबंदी 1960 का मामला है। इसमें जो चकबंदी कार्रवाई है उसको प्रारंभ करने के बारे में बताया गया है कि चकबंदी कार्रवाइयां तब प्रारंभ होती है जब उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4 उपधारा 2 के अधीन अधिसूचना जारी की जाती है। इस केस में उन्हीं धाराओं को स्पष्ट किया गया है, अलग से कुछ नहीं कहा गया है। अब आते हैं इसके आगे। फिर एक केस है दी एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1971। ये धारा 5(2) जो है का प्रावधान पूरक बताया गया है। इसमें ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 5(2) के प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 49 के पूरक है। 49 और 5(2) ये पूरक बताया गया है कि उसके ये पूरक है, अलग से नहीं है। अब ये 5(2) को कह रहा है कि रिट अधिकारिता की इसकी क्या स्थिति है। तो ये उदय भान सिंह बनाम राजस्व परिषद AIR 1974 के मामले में कहा गया है
कि धारा 5(2) रिट याचिका न तो अभिलेख की शुद्धता करने हेतु और न ही भूमि के अधिकारों या हित की घोषणा की कार्रवाई है, और इस प्रकार उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 5(2) के खंड से बाधित नहीं है। इस केस में कहा गया था। अब रामनंदन लाल बनाम कामता प्रसाद का 1965 का मामला है। इसमें वाद का उपशमन जो हो जाता है धारा 5(2) के में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया गया है। ये कह रहा है कि जहां कोई वाद कई ग्रामों से संबंधित तथा जिसमें कुछ चकबंदी कार्रवाइयों के अधीन आ गए थे, ऐसी जोत जो चकबंदी क्षेत्र में आ गए थे के संबंध में वाद का उपशमन हो जाएगा। कुछ आंशिक उपशमन भी किया जा सकता है। अब इस जजमेंट के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कई जोत है, मतलब जमीन कई जगह पे है और कुछ एरिया में चकबंदी के अधीन आ जाता है, लेकिन विवाद यदि न्यायालय में चल रहा है सारे जोतों के संबंधित में, टाइटल के संबंध में या जो भी राइट के संबंध में चल रहा हो, तो वहां तक उपशमित हो जाएगा जहां तक चकबंदी एरिया घोषित किया गया है। मतलब बाकी के जमीनों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां चकबंदी एरिया घोषित किया गया उस एरिया में न्यायालय का क्षेत्राधिकार बाधित होगा और वहां तक उपशमन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहा गया है, एक केस है शब्बीर हुसैन खान बनाम कपिल देव, 1956 का ये मामला है। इसमें कहा गया है कि चकबंदी योजना तथा आदेश की प्रकृति क्या होती है। ये कह रहा है कि उप संचालक चकबंदी से अपेक्षा की जाती है कि वह चकबंदी योजना के अधीन ग्राम मानचित्रों को पुनः संशोधित करे। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 7 के अधीन पारित मानचित्रों की शुद्धता के आदेश प्रशासनिक प्रकृति के हैं। तो ये बात शब्बीर हुसैन खान बनाम कपिल देव के मामले में कहा गया था। अब खतौनी में प्रविष्टि का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में विशेश्वर बनाम शादीलाल AIR 1900, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 62 होना चाहिए, नहीं 56 का ही मामला है। इसमें कहा गया कि खतौनी खेती करने वाले व्यक्तियों की पंजिका होती है। प्रविष्टियां उन मामलों की प्रथम दृष्टिया साक्ष्य है जिनमें वे संबंधित हैं। ये बात कही गई थी विशेश्वर बनाम शादीलाल के मामले में। और पड़ताल व चकबंदी में क्या रिलेशन है, इसके बारे में श्यामनाथ बनाम भास्कर पांडे के मामले में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 8 या ज्ञापक प्रावधान करती है कि प्रत्येक खेत का पड़ताल किया जाए ताकि चकबंदी प्राधिकारीगण अभिलेख के संबंध में सही तथ्य एकत्र करने में समर्थ हो। यानी कि जो पड़ताल करने का जो धारा 8 में बात कही गई वो अज्ञापक है, मैंडेटरी है, उसको करना ही करना है इन लोगों को। बिना उसको किए किसी प्रकार की चकबंदी योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता। ये कहा गया था श्यामनाथ बनाम भास्कर पांडे के मामले में। अब आते हैं हम लोग धारा 8 क पे कुछ केस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक केस है गंगाधर बनाम DDC, ये 1960 का मामला है। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 8 क सिद्धांतों के विवरण तैयार किए जाने का प्रावधान करती है, जो केवल निर्देशक सिद्धांत है जिसके आधार पर चकबंदी प्राधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस केस में उसको निर्देशक सिद्धांत बताया गया है। और एक और केस है उसमें अज्ञापक प्रकृति की बताई गई है। वो केस है तजम्मुल हसन बनाम ACO जलालाबाद, ये 1959 का मामला है। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 8 क के प्रावधान अज्ञापक प्रकृति के हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी का यह विधिक दायित्व है कि वह परामर्श समिति जो अधिनियम के अधीन संवैधानिक निकाय है से परामर्श करे। ये बात कहा गया है अज्ञापक प्रकृति का है, यानी कि उनको करना ही है। जो चकबंदी समिति है उससे परामर्श लेकर के सिद्धांत को तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं धारा 9 से संबंधित एक केस है जिसपे आपत्ति की बात है, उस पे एक डिसीजन है। ये है विद्याभूषण बनाम पराग। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के अधीन आपत्ति केवल सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष ही दाखिल की जा सकती है, न कि चकबंदी अधिकारी के समक्ष। यानी कि धारा 9 में यदि आपत्ति दाखिल करना है तो सहायक चकबंदी अधिकारी के ही समक्ष दाखिल की जा सकती है। ये कहा गया था विद्याभूषण बनाम पराग के मामले में, 1964 का मामला है। आते हैं आगे और देखते हैं एक पक्षी आदेश के विरुद्ध अपील। इस मामले में देवेश सिंह बनाम DDC बांदा 2005 का मामला है। इसमें कहा गया यदि सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी का आदेश एक पक्षी हो तब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय होगी। यह बात
देवेश सिंह बनाम डीडीसी बांदा 2005 के मामले में कहा गया था। अब मठ के संबंध में विवाद तथा चकबंदी प्राधिकारी की शक्तियां क्या हैं, इसको कोरिलेट करके डिसीजन दिया गया था। महंत रामकंठ दास बनाम डीडीसी AIR 1970, इसमें कहा गया कि महंत के पद से संबंधित विवाद को चकबंदी प्राधिकारी द्वारा निर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उनकी अधिकारिता से परे है। यह बात महंत रामकंठ दास बनाम डीडीसी AIR 1970 के मामले में कहा गया था। पुनः जोतदार के अधिकार से भिन्न अधिकारों का अवधारण भी नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया था सैयद अशफाक हुसैन बनाम वक्फ अलल नफस के मामले में 1967 का मामला है। इसमें कहा गया था जोतदार के अधिकार से भिन्न अधिकार के संबंध में विवाद को चकबंदी अधिकारी द्वारा न्याय निर्णित नहीं किया जा सकता है। अब आप लोग इस चीज को एक बार दो बार जरूर देखिएगा, और अगर जो वीडियो तेज हो तो उसको थोड़ा सा स्लो करके या पास करके देखिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि हमारे सामने 5-5, 6-6 सब्जेक्ट हैं जिन पे वीडियो बनाना है और समय बहुत कम है। आते हैं एक और केस है, ये केस है तजमुल हुसैन बनाम ACO जलालाबाद। इसमें भी स्थानीय निरीक्षण की आवश्यकता से संबंधित डिसीजन है। ये कहा गया कि चकबंदी प्राधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी दोनों के लिए आवश्यक है कि वह आपत्ति या अपील का विनिश्चय करने के पूर्व मामले के संबंध में स्थानीय निरीक्षण करे। यानी कि ये एक प्रकार से जो चकबंदी अधिनियम है उसका क्रियान्वयन कराने के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि स्थानीय निरीक्षण किया जाए अधिकारियों के द्वारा, नहीं तो केवल पेपर वर्क नहीं हो सकता है, चकबंदी अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो यही बात तजमुल हुसैन बनाम ACO जलालाबाद के मामले में कहा गया था। आगे देखते हैं केसों के बारे में। तो एक केस और है जो राजस्व अभिलेखों को ठीक किए जाने से संबंधित है। ये श्रीमती जोहरा खातून बनाम रघुवीर के मामले में 1977 में कहा गया था कि राजस्व अभिलेख कुछ शर्तों सहित सुधार किए जाने के अधीन होते हैं, जो चकबंदी अधिनियम की धारा 52 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भी इसे ठीक किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि धारा 52 लागू हो गया और कोई ऐसी त्रुटि रह गई है तो उसको ठीक नहीं किया जाएगा। यह बात श्रीमती जोहरा खातून बनाम रघुवीर के मामले में 1977 में निर्णित किया गया था। अब आते हैं, अब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 25% या 10% जो भी होगा उससे अधिक नहीं का समायोजन होगा आवंटन में, तो उसके संबंध में लक्ष्मीकांत बनाम डीडीसी सिद्धार्थनगर 2005 का मामला है। इसमें कहा गया कि याचीगण के क्षेत्रफल को 25% से अधिक सीमा तक कम कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यदि प्रावधान के उपबंध का पालन किया जाए तब ठोस कारण दिए जाने चाहिए। मतलब बिना कारण अभिलिखित किए किसी प्रकार का इस अधिनियम से हट के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। अब चकों का आवंटन तथा वार्षिक पंजिका से संबंधित एक केस है गंगा प्रसाद बनाम डीडीसी, ये 1968 का मामला। इसमें कहा गया है कि जहां चकों के आवंटन तथा वार्षिक पंजिका व इसकी प्रविष्टियों के संबंध में विवाद हो, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आवंटन योजना को तब तक तैयार नहीं किया जा सकता जब तक वार्षिक पंजिका को विधि के अनुसार तैयार न कर दिया जाए। यानी कि चकों के आवंटन और वार्षिक पंजिका में कोई डिस्प्यूट है तो तब तक आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वार्षिक पंजिका कंप्लीट नहीं कर दिया जाए। यह बात गंगा प्रसाद बनाम डीडीसी 1968 के मामले में कहा गया था। अब एक और बात आता है शांति बनाम डीडीसी, ये 1979 का मामला। इसमें कहा गया कि यदि चक लंबाई में होता है और कृषि कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता तब चकबंदी का संपूर्ण प्रयोजन ही विफल हो जाएगा। यानी कि चकबंदी का प्रयोजन क्या है कि आप अपने कृषि भूमि की अधिक से अधिक उपयोगिता उसका कृषि प्रयोजनों के लिए करें, और चक में यदि आप कृषि प्रयोजन ही नहीं कर पाएंगे तो चकबंदी करने से कोई फायदा नहीं है। यही बात कहा गया था शांति बनाम डीडीसी के मामले में। अब धारा 19 के प्रयोज्यता के बारे में बताया गया था श्रीमती रानी बनाम डीडीसी AIR 1959 में कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 19 उन सिद्धांतों का उल्लंघन करती है जिसका आवंटन के मामले में अनुसरण किया जाना चाहिए और यह आदेशात्मक प्रकृति का होता है। इस धारा में जोतदार के अधिकारों को सुरक्षित किए जाने के व्यापक प्रावधान सम्मिलित हैं। यह बात श्रीमती रानी बनाम डीडीसी AIR 1959 के मामले में कहा गया था।
नेक्स्ट, चक के आवंटन से संबंधित बात कही गई। इकराम उल्लाह बनाम उप संचालक चकबंदी 2004 के मामले में इसमें कहा गया कि चकबंदी प्राधिकारी गण द्वारा चक के आवंटन के संबंध में अपेक्षा की जाती है कि उचित कारणों का उल्लेख किया जाए। यदि मामले के संबंध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया जाता है तब यह निर्धारित किया गया था कि मामले को नए सिरे से विधि के अनुसार निश्चित किया जाए। तो ये जब भी कोई बात होगी तो उसमें कारण जरूर लिखा जाएगा और इस बात को इकराम मुल्लाह बनाम उप संचालक चकबंदी 2004 के मामले में भी निश्चित किया गया था। देखते हैं, एक और बात कहा गया है रामचंद्र बनाम डीडीसी वाराणसी के मामले में। ये सन 2006 का मामला है। इसमें कहा गया कि सड़क से संलग्न भूमि को या तो चक से बाहर कर दिया जाना चाहिए या उसे मूल जोतदार के चक में प्रदिष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी के सड़क के किनारे जमीन है और उसका मूल्य अगर जो उसका वैल्यू ज्यादा है तो उसके चक को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। यदि किया भी जाता है तो उसके सड़क वाली जो जमीन है उस सड़क जमीन को थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी की जमीन को हटाया जाएगा, यानी कि सड़क से संबंधित जितनी जमीनें आ रही हैं उसको चकबंदी के बाहर कर दिया जाएगा। यही बात कहा गया था रामचंद्र बनाम डीडीसी वाराणसी 2006 के मामले में। एक और बात कही गई है नथुनी व अन्य बनाम डीडीसी गाजीपुर 2005 के मामले में कि चक आवंटन कार्रवाई में पक्षकारों को संघत क्षेत्र आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा धारित भूमि भिन्न भिन्न स्थानों पर होती है तथा मस्तिष्क में कृषि सुविधाओं इत्यादि को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये बात कही गई है नथुनी व अन्य बनाम डीडीसी गाजीपुर 2005 के मामले में। आते हैं आगे और देखते हैं, एक केस है कि जैसा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय जो धारा 23 में वर्णित है इस पे बिशन बनाम डीडीसी 1965 के मामले में कहा गया कि पद जैसा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय यह प्रावधान करता है कि धारा 23(1) के अधीन पुष्ट की गई चकबंदी योजना अंतिम होगी जब तक कि अन्य प्रावधानों के अधीन आदेश न हो। अब ये एक और बात है सुंदरलाल बनाम सानू के मामले में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 23 के अधीन पुष्टिकरण का उपबंध है योजना की पुष्टिकरण उच्च न्यायालय की रीट याचिका को वंचित नहीं करती जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपबंधित है। यानी कि धारा 23 रीट याचिकाओं पर यह लागू नहीं होता। अंतिम होने के बाद भी यदि कोई अनुच्छेद 226 के तहत कोई रीट दाखिल करता है तो उसमें जो भी आदेश पारित किया जाएगा उसके अधीन पुनः जो है नक्शों में फेरबदल किया जाएगा। अब एक बात और धारा 27 के संबंध में बताया गया है राम दुलार बनाम रामचरण 1977 के मामले में। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 27(2) के अधीन तैयार किए गए नवीन राजस्व अभिलेख अंतिम तथा निश्चायक होते हैं। इस धारा के अधीन निर्मित राजस्व अभिलेखों के विषय में यह अवधारणा की जाती है कि वे सही हैं जब तक उसके प्रतिकूल नहीं साबित कर दिया जाता है। तो ये बात कही गई थी राम दुलार बनाम रामचरण के मामले में। आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण केस है। ये चकबंदी न्यायालय की प्रकृति के बारे में बताया गया है कदम सिंह बनाम गंगा शरण 1960 के मामले में कि चकबंदी न्यायालय राजस्व न्यायालय नहीं होते हैं, अतएव चकबंदी प्राधिकारी राजस्व प्राधिकारी नहीं होते हैं। राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रावधान को चकबंदी प्राधिकारियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह बात कही गई थी कदम सिंह बनाम गंगा शरण के मामले में। आते हैं और आगे देखा जाए कार्रवाइयों की अंतिमता के बारे में कहा गया था। ये भारत भूषण व अन्य बनाम डीडीसी जौनपुर व अन्य 2005 का मामला है। इसमें कहा गया है कि जब एक बार प्रावधान के अधीन कार्रवाई अंतिम हो चुकी है और याचीगण को कब्जा दिया जा चुका है तब प्राधिकारी नए ढंग से कार्रवाई को प्रारंभ नहीं कर सकता है और याची के चक को व्यवस्थित नहीं कर सकता है। यह बात कही गई थी भारत भूषण व अन्य बनाम डीडीसी जौनपुर के मामले में। एक और केस है श्रीमती मुनरी व अन्य श्रीमती सुमंत व एक अन्य 2007 का मामला है। यह कहा गया था जहां अधीनस्थ अधिकारी ने हिब्बानामा के गलत ढंग से अध्ययन करने पर निष्कर्ष लेखबद्ध किया हो वहां उप निदेशक चकबंदी ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश की नियमितता, शुद्धता व वैधता पर विचार करने के लिए सशक्त होगा। अब पुनरीक्षण की अधिकारिता के बारे में एक केस है
रमाकांत बनाम उप संचालक चकबंदी AR 1975 का, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 48 के अधीन संचालक चकबंदी को पुनरीक्षण अधिकारिता प्रदान की गई है। पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग पक्षकारों की प्रेरणा पर किया जाएगा, न कि स्व प्रेरणा से। यह बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस धारा के लिए और इस केस से संबंधित, कि इसमें स्व प्रेरणा से किसी प्रकार का पुनरीक्षण नहीं होगा, पक्षकारों के आवेदन पर ही होगा। यह बात कहा गया था रमाकांत बनाम उप संचालक चकबंदी AR 1975 के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं, उप संचालक चकबंदी द्वारा हस्तक्षेप के मामले में एक केस है शंभू सिंह बनाम DDC 1993। इसमें कहा गया है कि उप संचालक चकबंदी अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त है, यदि उसका समाधान हो जाए कि पारित आदेश अवैध तथा मनमाना पूर्ण है। तो ये एक प्रकार से जो भी हायर अथॉरिटी होती है उसको ये शक्ति होता है कि वो अपने निचले न्यायालय के अधिकारियों के जो भी आदेश हैं उसका पुनरीक्षण करे, और उसी पे ये केस भी था। अब उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से संबंधित एक केस है चौधरी मुख्तार सिंह बनाम राज्य AIR 1957 का। इसमें कहा गया है कि जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 49 रिट या अधिकारिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को प्रभावित नहीं करती। उच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मामले को ग्रहण कर सकती है। यही बात धारा 52 के भी परंतुक में बात कही गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसमें जो भी डिसीजन है। अगले पार्ट में भी मैं इसी से संबंधित एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर अन्य विषयों पर भी केसला पे ही अभी चलेगा वीडियो। अगले वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।